सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। तो इसको गौर से सुनना, समझना, आपको सारी की सारी बातें समझ में आएंगी, तो इसको अच्छे से समझना। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसको अच्छे से समझना। टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। तो देखना ये होता क्या है। पहले डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम या एलिमेंट to attract shared pair of electrons towards itself। तो प्रॉपर्टी तो ये कोवलेंट कंपाउंड्स की है, तो वो मैंने आपको बताया है। देखो, जैसे ये मेरे पास है, इसको समझाता हूँ। ये ए है, ये बी है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता था? ये एक दोस्त है, ये दूसरा दोस्त है। इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया। दोनों ने वो इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो उसे हम बोलते हैं, इस टाइप की दोस्ती जो होती है इसको हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। मतलब इसमें ऐसे है, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। दो इलेक्ट्रॉन्स हैं अपोजिट स्पिन के, ये आपको समझना है कि इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं अपोजिट स्पिन के। तो अब यहाँ पर क्या होगा, हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है। इसमें मान लेते हैं हम कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN से मैं इसको लिख रहा हूँ कि B की क्या है, ज़्यादा है A से। तो उससे क्या होगा, अगर B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को, देखना, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। ये वाला इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ये इस बॉन्ड के अंदर इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया था, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया था, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा है तो ये बॉन्ड के अंदर जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। तो मान लो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मान लेते हैं 3.5 है, इसकी 2.5 है। तो ये तो हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम डिफरेंस निकालेंगे, डेल्टा EN। वो कितना होगा, 3.5 में से 2.5 निकालो तो 1 आ गया, एक तरीके का 1.0। ये आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन दोनों के बीच में, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन दोनों के बीच में इतना है। इसमें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज़्यादा है। तो वही है डेफिनेशन, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम या एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। इसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। मतलब अभी तक जो आपने आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ा, वो आपने आइसोलेटेड स्टेट में पढ़ा, नॉन बॉन्डेड स्टेट में पढ़ा। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है इसको आप बॉन्डेड स्टेट में देखते हो। नॉन बॉन्डेड स्टेट में इसको, इस प्रॉपर्टी को हम नहीं बताते। वो दो प्रॉपर्टीज़ जो थी उनको हम नॉन बॉन्डेड स्टेट में बताते थे। ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको बॉन्डेड स्टेट में हम डिफाइन करते हैं। डेट्स वाई हमने इसको बॉन्डेड स्टेट में लिखा है। वहाँ पर क्या होता था, आइसोलेटेड गैस एटम से निकालना होता था इलेक्ट्रॉन, या उसमें ऐड करना होता था इलेक्ट्रॉन। तो वही आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती थी। लेकिन यहाँ बॉन्डेड स्टेट में हमें देखना होता है, और इसमें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इससे ज़्यादा है। तो ये इसकी टेंडेंसी इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन इससे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। 3.5 में से 2.5 निकाला, 1 आया। अब देखना, अब यहाँ से समझने की बात है, देखना अच्छे से समझना इसको। डेल्टा EN जितना ज़्यादा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा, तो ये क्या कर रहा है, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव,
इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींचेगा उस पर नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जब बढ़ता है, ये जो है डेल्टा ई एन अगर बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, पार्शियल चार्ज बढ़ेगा। पार्शियल चार्ज इंक्रीज, मतलब इसको, मतलब ये क्या है, आयनिक करेक्टर, आयनिक करेक्टर इंक्रीज। आयनिक करेक्टर मतलब आयंस, जैसे NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, उसको पानी में डालते हैं Na+Cl-, तो इसमें भी पार्शियल चार्ज आ रहा है ना, तो आयनिक करेक्टर आ रहा है। तो इसमें आयनिक करेक्टर, कोवेलेंट के अंदर आयनिक करेक्टर आ रहा है। और पॉजिटिव नेगेटिव, पोलर है, पोलर मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, बॉन्ड की, ये जो बॉन्ड की पोलैरिटी भी बढ़ रही है। तो ये भी याद रखना, बॉन्ड पोलैरिटी, मैं आपको लिंक करते हुए पढ़ा रहा हूँ, बॉन्ड पोलैरिटी भी इंक्रीज होगी। ये आपको समझने की बातें हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है, इसको याद रखना है। सिंपल सी बात है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आपने क्या समझा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आपने ये समझा कि एक एटम या एलिमेंट की टेंडेंसी, वो जो बॉन्ड है उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो दोनों ने शेयर किए, उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी, जब वो अपनी ओर खींचेगा, जिसने अपनी ओर खींचे उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, और जिससे इलेक्ट्रॉन गए पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो चार्ज क्रिएट हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। डेल्टा ई एन मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इससे क्या हुआ, एक पार्शियल चार्ज क्रिएट हुआ। पार्शियल चार्ज क्रिएट हुआ मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पार्शियली आया उसके ऊपर, मतलब आयनिक करेक्टर आया। और आयनिक करेक्टर भी मतलब पॉजिटिव नेगेटिव मतलब बॉन्ड पोलर भी है, बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी इंक्रीज हो रही है, ये आपको समझना है। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर आयनिक करेक्टर आ जाता है। जैसे जब आप आयनिक बॉन्ड पढ़ोगे, वो हम केमिकल बॉन्डिंग वगैरह के अंदर पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आप देखोगे कि आयनिक के अंदर कोवेलेंट करेक्टर आ रहा है। यहाँ पर कोवेलेंट के अंदर आयनिक करेक्टर पढ़ेंगे, वहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, आयनिक के अंदर कोवेलेंट करेक्टर आ जाएगा। तो ये आपको गौर से समझने वाली बातें हैं। ये पॉइंट जो है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको काफ़ी ज़्यादा समझने वाला पॉइंट है। इसको समझो, इसको पहले पॉज करो, नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्रॉपर्टीज डिफाइंड इन नॉन बॉन्डेड स्टेट, where is electronegativity नॉन बॉन्डेड स्टेट मतलब आइसोलेटेड स्टेट। ये एनसीईआरटी के पॉइंट है। वेयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफाइंड इन बॉन्डेड स्टेट। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये बॉन्डेड स्टेट। तो आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम नॉन बॉन्डेड स्टेट में देखते हैं, इसको बॉन्डेड स्टेट में ही देखा जाता है। जैसे ए बी के अंदर, दो के अंदर। तो एक पॉइंट मुझे लगता है वो बताने का है। सारे के सारे कंफ्यूज रहते हैं कि डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये क्या है, मतलब इसमें क्या है। ये अब हमको समझने वाली बातें हैं यहाँ पर। तो एक पॉइंट जो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, वो ये है कि डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पोलैरिटी तो दोनों बताते हैं। तो यहाँ पर एक बात समझनी की है, देखो डायपोल मोमेंट
ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन बता देता हूँ। डाइपोल मोमेंट, MOMENT, मॉलिक्यूल पोलैरिटी, मॉलिक्यूल पोलैरिटी, मॉलिक्यूल मतलब दो से ज़्यादा जब हो मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल की पोलैरिटी बताता है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ये बॉन्ड की पोलैरिटी बताता है। ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, बहुत खतरनाक पॉइंट है ये। जब भी आपको मॉलिक्यूल की पोलैरिटी निकालनी होती है ना, तब डाइपोल मोमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब बॉन्ड की पोलैरिटी निकालनी होती है, फाइंड आउट करनी होती है, तब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम बॉन्ड की पोलैरिटी निकालते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो मुझे, मेरे हिसाब से ये बताना चाहिए। तो इसको पॉज करो, नोट करो। फैक्टर इफेक्टिंग के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं। पहले मुझे थोड़ा सा टाइम देना, आप 10 मिनट का टाइम मुझे आप ऐसे ही दो, आपको सारी की सारी बातें मैं आपको ओवरव्यू समझा दूंगा इसको। फिर जब हम लिखेंगे आपको थोड़ा सा और इसको ग्रैस्प करने में समझ आसानी होगी। तो पहले सुनो, जब भी हम फैक्टर इफेक्टिंग लिखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पहले मैं आपको एक पॉइंट लिखा देता हूँ, अभी एक और बचता है कि इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन, इसी में लिख रहा हूँ, इसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। इसको पॉज करो, नोट करो जल्दी। तो अब फैक्टर इफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं और इसमें एप्लीकेशन हैं, ये दो हमको पढ़नी है आज। तो अच्छे से पहले सुनो। सबसे पहले आता है साइज़। तो जब हम क्या करते हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल के अंदर जाते हैं अलोंग द पीरियड ली बे बकनॉफ नी की तरफ, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, शेल सेम रहती हैं, इनर शेल सेम रहती हैं, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट होता है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है, लेकिन सेम शेल के अंदर बढ़ते हैं। और न्यूक्लियस का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है, होता तो वो भी है, लेकिन न्यूक्लियस का प्रभाव ज़्यादा होता है, तो वो अट्रैक्ट करता है अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो डिस्टेंस कम होता है। अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, डिस्टेंस कम होगा, मतलब जेड इफेक्टिव इंक्रीज़ हो रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज़ हो रहा है, तो उससे क्या होगा, ओवरऑल अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो डिस्टेंस घटा, डिस्टेंस घटा तो साइज़ घट गया। ये आपको समझना है, साइज़ घटता है तो अलोंग द पीरियड जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। मतलब क्या होता है कि अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, क्या होता है, अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो वही होता है कि टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। तो अलोंग द पीरियड क्या हो रहा है, अट्रैक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, अट्रैक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, साइज़ घट रहा है, मतलब वो उन इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो अलोंग द पीरियड भी तो वही, तो साइज़ घटने के साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो बढ़ रही है, क्योंकि अब आपको इस फैक्टर को भी साथ में लेकर के चलना है। तो अब आप समझो इसको थोड़ा अच्छे से कि व्हेन वी गो अलोंग द पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल, तो हमको क्या दिखता है, दिखता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है क्योंकि अट्रैक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, तो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। तो जब वो शेड अलोंग द पीरियड जब आप जाओगे तो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ओर खींचेंगे। जब आप अलोंग द पीरियड एटम्स में देखोगे, एलिमेंट्स में देखोगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेंगे। तो मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हुई। तो ये आपको समझने की बातें हैं कि अलोंग द पीरियड जब आप जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है, और जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो शेल नंबर सेम होता था, शेल्स बढ़ती थी। मतलब क्या होता था, टॉप टू बॉटम शेल बढ़ती हैं, इनर शेल्स बढ़ती हैं, मतलब SPDF बढ़ता है, क्योंकि टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, ग्रुप बढ़ रहा है, उसको आप शेल्स भी बोल सकते हो। शेल्स बढ़ती हैं, इनर शेल्स बढ़ती हैं, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, तो वो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं। जब इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, मतलब दूरियां बढ़ेंगी, तो मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उसके ऊपर उतना अच्छा नहीं रहा। तो जब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन अच्छा ही नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच ही नहीं पाएगा, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच ही नहीं पाएगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हुई। यही तो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना। लेकिन टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है क्योंकि इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, तो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच नहीं पाएगा वो एटम। जब वो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर नहीं खींच पाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम घटेगी। इसको कंसेप्ट वाइज आपको समझना है।
तो ये भी आपको समझना है। तो अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। लेकिन नोबल गैसेज में जब हम जाएंगे, जैसे ली, बे, ब, क, न, ओ, फ, नी, नियॉन जो है ये हमारे पास नोबल गैस है, इनर्ट गैस है। इसमें क्या होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, टॉप टू बॉटम। लेकिन अगर नोबल गैसेस में आप देखो, दिमाग लगाना है, नोबल गैसेस में जो है इनकी लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि दे आर फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, NS2 NP6 हैं, स्टेबल हैं, एक तो सिमेट्रिक हैं और एक्सचेंज एनर्जी इनकी काफ़ी ज़्यादा हाई है। किनकी? नोबल गैसेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो लीस्ट है। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो हैं वो नोबल गैसेस हैं। ये आपको समझने वाली बात है। तो अब ये आता है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन हुआ अगर नोबल गैसेस नहीं है? तो फ्लोरीन, ली, बे, ब, क, न, ओ, फ। फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर है। ये आपको समझना है, सवाल आ सकता है। और अब आता है कि आप आप पूछ सकते हो कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? तो टॉप टू बॉटम मैंने आपको बताया, साइज बढ़ता है, दूरियां बढ़ती है, तो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर नहीं खींच पाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होना चाहिए? ली, ना कि रव से। सीजियम जो है उसकी सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो कॉन्सेप्चुअली हमने समझ लिया। तो ये चीज़ें हैं, ये आपको समझनी है। तो एक तो ये पॉइंट हुआ। अब हम इसको पहले लिखते हैं, जो मैंने आपको बताया वो मैं पहले लिख करके बताता हूँ, आपको समझ में आएगा मैंने क्या लिखा है। पीरियोडिक टेबल को मैं PT से लिखूँगा। अब देखो, ये अलोंग द पीरियड, ये टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में, दैट इज पीरियोडिक टेबल। इसमें अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड, इसको मैं T2B लिख रहा हूँ। T2B मतलब होता है टॉप टू बॉटम, यहाँ पे समझना, टॉप टू बॉटम। तो अलोंग द पीरियड हो क्या रहा है? अलोंग द पीरियड साइज घटता है, मैंने आपको बता दिया है। अब आपको समझना है, साइज डिक्रीज होता है। तो अलोंग द पीरियड साइज घटेगा, साइज घटेगा मतलब अट्रैक्शन जो होगा, क्योंकि अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तभी तो साइज घटेगा। अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, जब अट्रैक्शन इंक्रीज होगा शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग द पीरियड इंक्रीज होती है। EN में लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। और टॉप टू बॉटम अगर आप जाओ तो साइज बढ़ता है, क्योंकि इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, दूरियां बढ़ती हैं, तो न्यूक्लियस जो है वो अट्रैक्शन कम होता है। तो शेड पेयर, वो एटम जो है वो एटम का जो न्यूक्लियस है वो शेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर नहीं खींच पाएगा, उतनी पावर से वो उसको अपनी ओर नहीं खींच पाएगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ से घटेगी। ये चीज़ें जो है ये आपको समझने की हैं। अभी हम आगे और बढ़ेंगे, मैं आपको और बाकी चीज़ें भी लिंक करता हुआ समझाऊंगा। तो पहले यहाँ से आप एक पॉइंट लिखो, देखो अब एक्स्ट्रा पॉइंट, यहाँ से आप वो पॉइंट लिखो जो मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ से लिखो लीस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव elements are the noble gases, noble gases क्योंकि इनका होता है NS2 NP6। आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो और हमारी केमिस्ट्री क्या बोलती है कि आउटर मोस्ट शेल में जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल है भाई। तो ये स्टेबल है, ये क्या है? स्टेबल है। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है नोबल गैसेस NS2 NP6, स्टेबल। ये क्या है? स्टेबल। किसकी वजह से? रीजन लिखेंगे, स्टेबल ड्यू टू सिमेट्रिक होते हैं। मैंने आपको सिमेट्रिक समझाया है, मतलब P6 है ना, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है अपोजिट स्पिन में, तो सिमेट्रिक एंड हाई एक्सचेंज एनर्जी, एंड मैं इसे लिख रहा हूँ हाई एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी हाई है। पहला पॉइंट आपको ये समझना है कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से हैं
एलिमेंट्स मैंने लिखा है वो क्या है, नोबल गैसेस। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, अगला पॉइंट, मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपका फ्लोरीन, ये आपको याद रखना है, सेकंड पीरियड से आता है ये, सेकंड पीरियड मैंने लिखा है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन एंड लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लीस्ट EN लिखता हूं मैं, EN एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, अल्कली मेटल्स, लीना की रब से, सीजियम। तो डायरेक्ट सवाल आ सकता है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बताओ कौन है, फ्लोरीन, और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, सीजियम। इससे भी आप समझ सकते हो, ये तो जनरल में समझा रहा हूं आपको। तो इसको पॉज करो, नोट करो, जल्दी से इसको पॉज करो, नोट करो। अभी एक पॉइंट है, जैसे मैंने आपको दिखाया था A और B, अगर मान लो A और B इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो ये क्या होगा, ये क्या था, अपोजिट स्पिन के होते हैं, तो ये नॉन पोलर होगा, ये समझना है। तो मतलब दोनों का ही इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी भी उतनी है, इसकी भी उतनी है। तो चार्ज डिफरेंस जो है, क्यू होता है चार्ज, तो चार्ज का डिफरेंस आएगा ही नहीं, तो डेल्टा EN नहीं आएगा, चार्ज डिफरेंस ही नहीं आएगा, तो ये नॉन पोलर। जब भी एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे एटम से ज़्यादा होगी ना, तभी आपको चार्ज का डिफरेंस आएगा। चार्ज का डिफरेंस आएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर आया तभी तो बॉन्ड पोलर होगा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पार्शियल चार्ज आएगा ही नहीं, तो बॉन्ड की पोलैरिटी आएगी नहीं, तो नॉन पोलर होगा। ये भी आपको समझना है। अब हम चलते हैं फैक्टर्स। उसमें मैंने आपको 2 तो बता ही दिए, अगर आप अच्छे से देखो। अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग EN लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहला साइज, इसको समझ करके आप लोग लिखना होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या होता है, तो अगर साइज बढ़ा, मान लो साइज घटा, कुछ भी आप देख सकते हो, जैसे अलॉन्ग द पीरियड जब हम जाते हैं तो साइज घटता है। साइज क्यों घटता है, क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन, मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज़्यादा आता है, ज़्यादा पड़ता है, न्यूक्लियस का प्रभाव उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा पड़ता है। तो साइज क्या करता है, साइज घटता है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचना। और अलोंग द पीरियड न्यूक्लियस का प्रभाव ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा जैसे जैसे बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो साइज अगर डिक्रीज़ हुआ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ हुई। तो ये है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज आना चाहिए। अब मैं आपको समझाता हूँ क्यों। देखो ये मैंने आपको समझा भी दिया। देखो अगर साइज इंक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या है कि इनर शेल के इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, दूरियां बढ़ेंगी। जब भी दूरियां बढ़ेंगी ना, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उतना अच्छा नहीं होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना, तो उस एटम का न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर नहीं खींच पाएगा। अगर नहीं खींच पाएगा, साइज जब ज़्यादा होगा, उस एटम का न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अच्छे से नहीं खींच पाएगा। जब वो नहीं खींच पाएगा अच्छे से, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अच्छे से नहीं खींच पाएगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो जाहिर सी बात है साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ना मतलब डिस्टेंस बढ़ना है। डिस्टेंस बढ़ेगा तो उस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, वो उतना अच्छे से नहीं खींच पाएगा। तो ये इन्वर्स आना चाहिए। अब साइज तो आपको समझ में आ गया। अब आता है दूसरा फैक्टर, दैट इज जेड इफेक्टिव। ये भी आपको मैंने समझा दिया है।
Z इफेक्टिव क्या होता है, व्हेन वी गो अलोंग द पीरियड, जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं, लीबे बकनॉफनी की तरफ, सेकंड कहीं से भी अलोंग द पीरियड जब भी हम जाते हैं तो क्या होता है, न्यूक्लियस का प्रभाव जो है ज़्यादा पड़ता है। न्यूक्लियस का प्रभाव ज़्यादा मतलब क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ता है इसका मतलब है कि अट्रैक्शन बढ़ता है, और अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा मतलब उस एटम का न्यूक्लियस जो है उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पावरफुल तरीके से अपनी ओर खींच रहा है। उस एटम का जो न्यूक्लियस है वो उन इलेक्ट्रॉन्स, शेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अपनी ओर खींच रहा है, क्योंकि Z इफेक्टिव बताता है, क्या बताता है Z इफेक्टिव, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। Z इफेक्टिव अगर बढ़ा इसका मतलब है अट्रैक्शन बढ़ा, अट्रैक्शन इंक्रीज, शेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जो उस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर अट्रैक्शन ज़्यादा अच्छा होगा। अट्रैक्शन ज़्यादा अच्छा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। ये तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, इंक्रीज तो इंक्रीज, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो साइज हमने देखा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है, वो हम हाफ फील्ड, फुल्ली फील्ड, आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर देखते थे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अंदर देखते थे, यहाँ वो नहीं आता। यहाँ आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट तीसरा। पहले इसको पॉज करो, नोट करो, फिर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। वो है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो आपका है जैसे M माइनस है, M माइनस, इसके बाद M, इसके ऊपर 0 है, फिर M प्लस 1, M प्लस 2, M प्लस 3। तो अगर आप देखो हो क्या रहा है, ये 0 है, हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आना चाहिए, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी ना तो मतलब पॉजिटिव बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। पॉजिटिव मतलब आयोनिक से भी आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा हुआ। अब प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा हुआ मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन ज़्यादा तो लगेगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा। पॉजिटिव बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, उन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन उस एटम के न्यूक्लियस का ज़्यादा होगा, तो वो उनको खींचेगा। जब वो खींचेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो लिंक करते हुए पढ़ना होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको समझ भी आ गया होगा कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियस का प्रभाव ज़्यादा होगा, तो अट्रैक्शन शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर उतना अच्छा लगेगा। शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन उतना ज़्यादा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा। तो आई होप आपको ऑक्सीडेशन स्टेट भी अच्छे से समझ में आया होगा। इसको पॉज करो, नोट करो, जल्दी करो। जैसे इसमें एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, PCl और PCl5। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, इसमें बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना भी सीखोगे। वैसे हेलोजेंस का होता है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, -1। तो इसको जिसकी आपको निकालनी है उसको x लिखते हैं। तो देखो इसको मुझे इसका निकालना है, तो x -3। अगर पूरे के ऊपर कुछ चार्ज यहाँ पर है, नहीं है तो = 0। अगर होता तो वो यहाँ पर लिखा जाता। तो अब इसको वहाँ लेंगे, x बराबर 3, तो इसके ऊपर +3 का चार्ज है, ये आपको समझना है। इसमें भी -5, तो यहाँ पर +5 का आ जाएगा, उधर लेकर के +5।
तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखा दिया। तो अब आप बता सकते हो, अब तो मुझे आप बता सकते हो कि अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। तो PCl5 की ज़्यादा होगी। ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, En हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। तो इसको जल्दी पॉज करो, नोट करो। %S करेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब हमको बताना है %S करेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। देखो CR करके लिख रहा हूं मैं। देखो पॉइंट समझो, %S करेक्टर जितना ज़्यादा, मैंने क्या लिखाया था आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा करीब है S, फिर P, फिर D और फिर F। तो %S करेक्टर जितना ज़्यादा होगा, %S करेक्टर जितना ज़्यादा होगा मतलब वो न्यूक्लियस के उतना ज़्यादा करीब है। तो अगर वो न्यूक्लियस के उतना ज़्यादा करीब है तो अट्रैक्शन जो होगा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर उतना ज़्यादा लगेगा, क्योंकि अट्रैक्शन तो ज़्यादा ही होगा जब करीब होगा। तो अट्रैक्शन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन तब उसका ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है। तो %S करेक्टर अगर ज़्यादा है, यहाँ से आपको क्या समझना चाहिए, %S करेक्टर अगर आपका ज़्यादा है तो क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस ज़्यादा है, मतलब आप न्यूक्लियस के उतने ज़्यादा क्लोज हो, क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस ज़्यादा होगा। न्यूक्लियस के आप उतने ज़्यादा क्लोज, और न्यूक्लियस के आप जितने ज़्यादा क्लोज मतलब उतना ज़्यादा अट्रैक्शन ऑन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतना ज़्यादा होगा। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन जितना ज़्यादा वही तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा, ये पॉइंट है। तो मतलब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू %S कैरेक्टर। ये समझने का पॉइंट है कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात ये है, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा। तो %S कैरेक्टर भी आपको समझना है। जैसे मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, जैसे इसमें होता है, एक होता है SP, एक होता है SP2 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड स्टेट में देख रहे हैं ना, तो SP3। इसमें हमारे पास 50% S है, 50% P है। इसके अंदर कितना है, 33% S और 66% P। ये यहाँ पर 25% S है और 75% P है, ये आपको समझना है। तो %S करेक्टर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो %S करेक्टर जितना ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा, तो मतलब ऐसे आना चाहिए, सिंपल सी बात है, ये आपको समझना है। और अभी इसमें पहले इसको पॉज करो, नोट करो जल्दी से। अब मैं आपको इसी में एक पॉइंट और लिखाऊंगा, कार्बन SP, कार्बन SP2, कार्बन SP3। % करेक्टर जाहिर सी बात इसमें ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा होगी। ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है। तो सेम एलिमेंट में ये हमने यहाँ पर भी देखा, ऑक्सीडेशन स्टेट में भी देखा, क्योंकि वहीं पर सेम एलिमेंट के अंदर जो है, सेम एलिमेंट के अंदर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है अलग अलग दिख सकती है। आप बताओगे कैसे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में आप देखो, वहाँ पर +1 है, माइनस है, +0 है, माइनस है, 0 है, +1, +2, +3, +4, +5। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वैसे ही यहाँ पर SP की अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, SP2 की अलग है, SP3 की अलग है। तो एक नोट लिखो यहाँ पर कि सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट EN लिखूंगा मैं, EN इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट,
different oxidation state OS and in hybrid orbitals. तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। इसको पॉज करो, नोट करो जल्दी से। डिफरेंट स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहला स्केल आता है आपका पॉलिंग स्केल, इंपॉर्टेंट है। पॉलिंग स्केल ये किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेशन। ये जो बॉन्ड एनर्जी है ना, ये आप केमिकल बॉन्डिंग के अंदर अच्छे से इसको देखोगे। तो यहाँ पर ज़्यादा दिमाग को ख़राब नहीं करना, आराम से देखो, बस सिर्फ किस पे बेस्ड है? पॉलिंग स्केल। तो इस स्केल को आपको समझना है। जैसे हाइड्रोजन होता है 2.1, फिर ब क न ओ फ, क्लोरीन पी। ये आपको याद रखना है। देखो सबसे पहले लिथियम जो होता है, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन। लिथियम की 1, तो 1.5 लिथियम की 1 है, बेरिलियम की क्या है 1.5, बोरॉन की क्या है 2, बोरॉन की 2 है 2.0, फिर 0.5 चढ़ाते जाओ, 2.5, 3.0, 3.5, ऑक्सीजन की 3.5, फ्लोरीन की 4। डेट्स वाई मैंने बोला था फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सबसे ज़्यादा है। पॉलिंग स्केल से आपको दिख रहा है। इसकी 4, तो इसकी 3, इसकी 3.5, इसकी 3.5, तो इसकी 2.5, इसकी जो है 2.1 हाइड्रोजन के बराबर, फॉस्फोरस की हाइड्रोजन के बराबर होती है। ये जो है ये एनसीईआरटी के अंदर जब आप टेबल देखोगे ना तो आपको दिखेगा। मैंने आपको अलॉन्ग द पीरियड बता दिया ना पहले ही कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, वहाँ आपको दिखेगा। मैंने इतने ही क्यों लिखे, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। ये जितने भी मैंने लिखे ना ये मोर इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम्स के अंदर डायरेक्ट आपको दिख सकता है। लेकिन अगर आपको वहाँ एनसीईआरटी के अंदर देखना है तो वहाँ आपको दिखेगा ली बे ब क न ओ फ नी, तो वहाँ लिथियम का 1, फिर 0.5 चढ़ाते जाओ फ्लोरीन तक, तो आपका 4 आ जाएगा। बट इम्पॉर्टेंट आपका ये है, तो ये आपको समझना है। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है आपको समझनी है। जैसे नाइट्रोजन और क्लोरीन, इसकी बराबर है। ये आपका नीट 2025 का सवाल है। तो देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन और नाइट्रोजन में पूछा है तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली बराबर है। तो पॉलिंग स्केल से आपको पता चल रहा है ये। तो ये इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्केल। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस स्केल कि किस किस की बराबर है। जैसे यहाँ से क्या क्या आपको पता चल, नाइट्रोजन और क्लोरीन की बराबर है, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की बराबर है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको ये नीट 2025 के अंदर पूछा गया सवाल है। और ये भी आप याद रखना कि बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड है, मतलब बॉन्ड एनर्जी से हमने इसको निकाला है। तो इट इज़ ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट पॉलिंग स्केल। इसको पॉज करो, नोट करो। अब आता है हमारे पास अगला स्केल, मुलिकन स्केल। ये किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी एंड ईए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये इस पे बेस्ड है मुलिकन स्केल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको निकालनी है। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप MS लिख रहा हूँ मैं, मुलिकन स्केल इज इक्वल
आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2, ये आपका मुलिकन स्केल है। लेकिन अगर आपको क्या निकालना है, पॉलिंग स्केल, अगर आपको पॉलिंग स्केल निकालना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पॉलिंग स्केल इज इक्वल मुलिकन स्केल जो आपने निकाला, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मुलिकन स्केल डिवाइडेड बाय 2.8। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है कि कौन सा स्केल ज़्यादा है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मुलिकन स्केल की पॉलिंग स्केल की। तो मुलिकन स्केल तो ये है, लेकिन पॉलिंग स्केल में फिर डिवाइड में आपको 2.8 और करना है, तो इसकी वैल्यू तो और घट गई। तो मुलिकन स्केल जो है वो पॉलिंग स्केल से ज़्यादा है। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो मुलिकन स्केल की है, ये याद रखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी MS और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी PS, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुलिकन स्केल की ज़्यादा है। वो आपको यहाँ से भी दिख रहा है कि ये लिया, इसमें फिर डिवाइड बाई 2.8 यहाँ पर अगर आप करोगे तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये और छोटा हो जाएगा, तो ये छोटा हो जाएगा, तो मुलिकन स्केल दैट्स वाइज ज़्यादा होगा। अगला एक और स्केल आता है जिसे हम बोलते हैं अरर-ड्रकोव स्केल। वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ सकते हो आप। यहाँ से भी अगर आप यहाँ से भी आप देखो मुलिकन स्केल निकाल सकते हो। देखो मैं निकालता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुलिकन स्केल की इज इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल इंटू 2.8 क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। तो ये अभी तक हमने क्या क्या देखा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, क्या करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और फैक्टर अफेक्टिंग EN क्या क्या है वो। अब हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहले आप इसको पॉज करो, नोट करो जल्दी से। अब आता है आपका एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशन कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं। पहली एप्लीकेशन नॉन मेटेलिक करेक्टर, NMC में लिख रहा हूँ, इसका मतलब है नॉन मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटेलिक करेक्टर। तो इसमें हम अलोंग द पीरियड भी देखेंगे, टॉप टू बॉटम भी देखेंगे। ये क्या है ATP, मैं इसको ATP मतलब अलोंग द पीरियड, और यहाँ पर टॉप टू बॉटम। होता क्या है, तो जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अलोंग द पीरियड क्या होता है, पहले आपको पता है कि साइज घटता है। साइज क्या करता है, डिक्रीज। साइज डिक्रीज करेगा तो न्यूक्लियस का शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। तो वो अगर इलेक्ट्रॉन्स को खींचना चाहेगा, वो खाएगा, तो नॉन मेटल्स की तो प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन आसानी से खा पाएँ, वो चाहते हैं कि उन्हें आसानी से इलेक्ट्रॉन मिले, तो वो पसंद करते हैं कि उनको इलेक्ट्रॉन मिले। तो अलोंग द पीरियड साइज घट रहा है, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो नॉन मेटेलिक करेक्टर तो बढ़ेगा ना भाई, नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी ये है कि वो इलेक्ट्रॉन पसंद करते हैं, तो यहाँ से नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज। टॉप टू बॉटम क्या होता है, साइज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस और शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब उस एटम का जो न्यूक्लियस होगा वो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर नहीं खींच पाएगा, क्योंकि दूरी ज़्यादा है, उसका प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। मतलब तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम हुई मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर नहीं खींच पा रहा है, तो नॉन मेटेलिक करेक्टर घटेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल रहे हैं आसानी से, मतलब मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज। अगर मैं MC करके लिखूँ, या मैं ऐसे करके लिखता हूँ मेटेलिक करेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज, MC में मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज। तो ऐसे करके आपको समझना है,
along द पीरियड और टॉप टू बॉटम, मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के साथ क्या हो रहा है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये पहला पॉइंट है। तो व्हेन यू गो अलॉन्ग द पीरियड साइज़ घटता है, न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रभाव क्या होता है, ज़्यादा होता है। शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस, उस एटम का जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को, उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो इनको आसानी से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। टॉप टू बॉटम दूरियां बढ़ रही हैं तो न्यूक्लियस का प्रभाव उतना अच्छा नहीं होगा, वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। जब अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन खींच ही नहीं पा रहा है, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटा, लेकिन लूज तो कर पाएगा, तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज। तो दैट इज़ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। पहली एप्लीकेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अगली एप्लीकेशंस की ओर। वो है आपकी अब आती है अब अगली एप्लीकेशन, दैट इज एसिडिक बेसिक एंड एम्फोटेरिक। नेचर ऑफ ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। एसिडिक बेसिक नेचर ऑफ एम्फोटेरिक, एसिडिक बेसिक एंड एम्फोटेरिक नेचर ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का, वो हम देखेंगे। ये अगली प्रॉपर्टी है, ये अगली एप्लीकेशन है। ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या देखना है, देखना अच्छे से। जैसे यहाँ पर इसमें दो केसेस हो सकते हैं, दो केसेस। पहला, ये दूसरा केस बना लेंगे हम। तो या तो ये वाला बॉन्ड टूटे या तो ये वाला बॉन्ड टूटे, दो ही तो केस हो सकते हैं। तो ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव होगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये तो होगा, ये तो हमको दिख ही रहा है। लेकिन ये क्या होगा वो हम देखेंगे। ए को आपको देखना है अच्छे से। ये ए ही डिसाइड करेगा कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो हमेशा एक बात याद रखो, CSL करके यहाँ लिख रहा हूँ मैं, कॉन्सेप्ट बाय शहीम लोन करके लिख लो कि मोर पोलर बॉन्ड टूटेगा, ज़्यादा पोलर बॉन्ड टूटेगा। अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए, वो हम कैसे देखेंगे कि कौन सा बॉन्ड ज़्यादा पोलर है। तो डेल्टा EN से, ये याद रखो, डेल्टा EN जिसकी जितनी ज़्यादा उसकी बॉन्ड पोलैरिटी उतनी ज़्यादा, बॉन्ड पोलैरिटी उतनी ज़्यादा। अब मोर पोलर बॉन्ड जो होगा वही टूटेगा, सिंपल सी बात है। मोर पोलर बॉन्ड टूटता है, जैसे ये पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये बॉन्ड यहाँ पर ज़्यादा पोलर है, ये टूटा। यहाँ पर ये बॉन्ड ज़्यादा पोलर है तो ये टूटा। तो मोर पोलर बॉन्ड हमेशा टूटता है। वो आप बॉन्ड पोलैरिटी, जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालोगे वहाँ से आपको पता चलेगा कि मोर पोलर बॉन्ड कौन सा है, वही टूटेगा। मोर पोलर बॉन्ड टूटता है जो ज़्यादा पोलर होगा। तो जैसे इसमें NaOH हाइड्रोक्साइड आ गया। ये हाइड्रोक्साइड बना कैसे, इसके एसिड से, Na2O। जब आप Na2O को पानी में डालोगे, जब जब ऑक्साइड को हम पानी में डालते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनता है। इसको जब हम पानी में डालेंगे तो ये बनेगा। तो ये बेस होता है। तो इसको हमने पानी में डाला, मतलब इसके ऑक्साइड को, तो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का नेचर सेम होता है। आप कुछ भी निकालो तो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का नेचर सेम ही होता है, ये याद रखना है। ये अगर बेस है तो ये इसका ऑक्साइड जो होगा वो बेसिक होगा, यानी Na2O क्या होगा, बेसिक होगा।
सोडियम हाइड्रोक्साइड। वैसे ही हमारे पास H2SO4, इसका कौन सा है, SO3 ऑक्साइड। इसको पानी में डालेंगे तो ये बनेगा। तो ये अगर ये एसिड है तो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का जो नेचर होता है वही होता है। मान लो ऑक्साइड का जो नेचर होगा वही हाइड्रोक्साइड का होगा, ये आपको समझना है। तो ये भी एसिडिक होगा। तो ये भी आपको, ये पॉइंट जो है ये आपको समझने हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। और बॉन्ड कौन सा टूटेगा, मोर पोलर बॉन्ड टूटेगा। इसको पॉज करो, नोट करो पहले। जैसे मैं इसमें आपको दिखा भी सकता हूँ, अगर ये बॉन्ड टूटा है, जैसे ये अगर बॉन्ड टूटा है तो इसने अपने मतलब इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज़्यादा है। पहले इसको और इसका देखेंगे तो इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसने इसके इलेक्ट्रॉन खींचे। तो मोर, मान लो ये बॉन्ड जो है वो ज़्यादा पोलर है तो यही टूटेगा। ये बॉन्ड अगर टूटा मतलब ये इलेक्ट्रॉन दोनों इसने ले लिए तो इसके ऊपर प्लस आएगा, एक के ऊपर प्लस आएगा। और ये क्या निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसने लिए तो OH माइनस निकला। और OH माइनस निकलना मतलब जैसे पानी में अगर आप ऐसे किसी को डालते हो, अगर OH निकलता है तो बेस है। अगर पानी में किसी कंपाउंड को डालने पर H+ निकले तो एसिड है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसने इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये आएगा AO-, ये H+ निकलेगा। यहाँ से H+ निकला तो ये एसिड है। तो ये पॉइंट जो है ना, ये यहाँ पर ये ब्रह्मास्त्र पॉइंट है आपका, ये आपको समझ में आना चाहिए। यहीं से आप सवाल को सॉल्व कर पाओगे। ये मोर पोलर बॉन्ड जो होगा वही टूटेगा। फिर आपको देखना है कि OH निकला तो बेस, H+ निकला तो एसिड। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ चीज़ें और इसमें समझाता हूँ। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में आपको समझाऊंगा। इसमें H2SO4, जैसे हमारे पास H2SO4 है, ये क्या है, SO2 और क्या है, हाइड्रोक्साइड है, यही तो है, यही तो है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, स्ट्रक्चर में अभी बनाऊंगा, देखना कितने ऑक्सीजन हैं, 3 ऑक्सीजन, 4 हैं और 2 हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर कैसे बना, इसको अभी आप छोड़ो, इसको मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग जब होगा, अब ख़त्म हो रहा है, अब हम अगला केमिकल बॉन्डिंग ही पढ़ेंगे, वहाँ पर हम स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। तो इसमें आप टेंशन नहीं लेना, इसमें अभी आप सिर्फ समझो कि हो क्या रहा है। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर स्ट्रक्चर बनाना इतना आसानी से मैं आपको समझा दूंगा, आपको आसानी से सारा का सारा समझ में आएगा। बस अभी आप सिर्फ देखो क्या हो रहा है। तो मान लो ये है ए, ये O है हमारा, ये H है, AOH। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती थी, 3.5। पॉलिंग स्केल से मैं बता रहा हूँ। हाइड्रोजन की 2.1, सल्फर की 2.5, इसकी कितनी होती थी, 2.5। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यहाँ पर कितना आ रहा है, 3.5 और 2.5, यहाँ पर 1 आ रहा है। सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि मैंने बोला था AOH, ये बॉन्ड टूटेगा कि ये बॉन्ड टूटेगा, ये कौन बताएगा। बॉन्ड की पोलैरिटी डेल्टा EN इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड पोलैरिटी। कौन सा बॉन्ड ज़्यादा पोलर है, डेल्टा EN निकालो। तो यहाँ से डेल्टा EN मैंने निकाला, 3.5 में से 2.5 निकाला, कितना बचा, 1। तो यहाँ पर 3.5 में से 2.1 निकाला, तो यहाँ पर कितना बचेगा, जैसे 3.5 में से 2.1 निकाला, 1.4, यहाँ पर कितना निकलता था, 1। तो बॉन्ड पोलैरिटी, ये बॉन्ड ज़्यादा पोलर है तो मोर पोलर बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटना चाहिए। तो ये क्या हुआ, एसिड। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये निकलेगा, ये बनेगा O, ये क्या निकले, यहाँ बनेगा O- H+, तो ये क्या है, एसिड। ऐसे मैंने आपको बताया है कि AOH मेथड कैसे करना है। तो यहाँ से मैंने डेल्टा EN डिफरेंस निकाला है।
तो ये भी आपको समझ में आया होगा कि AOH तरीका कितना इफ़ेक्टिव है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर दिखाऊंगा मैं आपको। अभी मेथड वही है, देखो मेथड वही है। जैसे AOH, इसमें पहले हम देखेंगे NaOH। कौन सा बॉन्ड टूटेगा यहाँ पर? मोर पोलर बॉन्ड। ये होता है 0.9, ये होता है 3.5, ये होता है 2.1। निकालो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, कहाँ ज़्यादा होगा? 3.5 में से 2.1 निकालते थे, कितना आता था? 1.4। ये 1.4, ये 3.5 में से 0.9, यहाँ निकालो 3.5, 0.9, 2.6 मतलब मोर पोलर बॉन्ड टूटता है। मोर पोलर बॉन्ड कौन सा है? तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, वो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से देख सकते हो। तो यहाँ से क्या निकला? OH माइनस, यहाँ से OH माइनस निकला, तो ये क्या होगा? बेस। तो ऐसे आपको देखना है बेस। अगला हम देखते हैं, जैसे सल्फ़र ले लिया, ये कितना है? 2.1। ऑक्सीजन कितना है? 3.5। सल्फ़र कितना होता है ऑक्सीजन के नीचे? 3.5, तो ये 2.5। पॉलिंग स्केल से मैंने आपको दिखा दिया है पहले। 2.5 3.5, यहाँ पर डिफरेंस 1, यहाँ पर 1.4 का, तो ये निकलता है। यहाँ से ये निकलेगा, H+ निकला, तो ये क्या है? एसिड। तो आप ऐसे देख सकते हो। तो कितना आसान है। पहले आप इसको पॉज करो, नोट करो जल्दी से। along the period top to bottom, खेल ए डिसाइड करेगा। तो जब आप along the period जाते हो तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। along the period जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इंक्रीज होगा। ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज मतलब टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेड पेयर, क्योंकि साइज घटता है तो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन अच्छा होगा। शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन जितना अच्छा होगा, मतलब वो जो बॉन्ड था, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उसने अपनी ओर खींचे, उस एटम ने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो दोनों थे वो अपनी ओर खींचे। अब जो दूसरा एटम था वो वीक पड़ गया, उसके इलेक्ट्रॉन्स भी इसने ले लिए, बॉन्ड वीक पड़ गया, तो वो आसानी से H+ रिलीज़ कर सकता है। तो H+ को आसानी से रिलीज़ करेगा, तो एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड इंक्रीज। एसिडिक नेचर बढ़ेगा तो मतलब क्या है कि बेसिक नेचर घटना चाहिए। इसे भी देख सकते हो, बेसिक नेचर डिक्रीज। ऐसा कैसे हो रहा है? आप अच्छे से दिमाग लगाओ कि जब आप अलोंग द पीरियड जाते हो तो साइज घटता है, तो उस एटम का न्यूक्लियस उन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन ज़्यादा दिखाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, तो वो जो दूसरा एटम है उसके इलेक्ट्रॉन भी इसने ले लिए, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव ज़्यादा आ गया, बॉन्ड वो वीक हो गया, तो वो जो एटम है, वो जो दूसरा एटम है, वो आसानी से H+ रिलीज़ कर सकता है। तो एसिडिक नेचर बढ़ गया, बेसिक नेचर क्या कर गया? घट गया। और टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ऑफ ए जो होगी वो डिक्रीज़ करेगी। जब हम ए यहाँ पर जो आप रखोगे वो अगर कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर उसकी कम है,
मतलब वो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड के हैं वो उनको अपनी तरफ नहीं खींच पा रहा है, नहीं खींच पा रहा है अपनी तरफ। तो उससे क्या होगा, अपनी ओर नहीं खींच पा रहा है। जब वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को नहीं खींच पा रहा है तो बॉन्ड तो ये भी टूट सकता है, नहीं खींच पा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो H+ रिलीज़ करना मुश्किल है, तब OH रिलीज़ होगा। तो बेसिक नेचर क्या करता है यहाँ पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब एक ही घटती है। तो सिंपल सी बात आपको क्या समझ में आई अभी तक, कि जैसे जैसे हम अलोंग द पीरियड जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन बढ़ता है। क्या होता है, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन बढ़ता है, वो बॉन्ड वीक होता है। बॉन्ड जब वीक होता है तो वो H+ आसानी से रिलीज़ करता है। लेकिन टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो कम होती है, यानी वो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींच पा रहा, अपने ही वहाँ दे रहा है। तो बॉन्ड जो होगा वो दूसरा एटम जो होगा वो वीक नहीं पड़ेगा, तो बॉन्ड ये भी टूट सकता है। तो यहाँ से क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन उसको दे सकता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन उसको देगा, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो OH, तो बेसिक नेचर बढ़ेगा। तो ये याद रखना है कि एसिडिक नेचर ऑफ O2- OH- डिक्रीज करेगा और बेसिक नेचर बढ़ेगा। टॉप टू बॉटम बेसिक नेचर बढ़ता है, बेसिक नेचर इंक्रीज। तो ये पॉइंट जो है बस ये आपको ध्यान रखना है। सीक्वेंस वाइज मैंने आपको समझा दिया है, अलोंग द पीरियड भी समझा दिया, टॉप टू बॉटम भी समझा दिया, AOH। और कौन सा बॉन्ड टूटेगा मैंने बताया, मोर पोलर बॉन्ड टूटता है। वो आप डेल्टा EN से देखोगे कि कौन सा बॉन्ड ज़्यादा पोलर है, जो बॉन्ड ज़्यादा पोलर वही टूटेगा। तो एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक आप ऐसे निकाल सकते हो। इसको पॉज करो, नोट करो जल्दी से। अब आपको कुछ न्यूट्रल याद रखना है। न्यूट्रल भी होते हैं, एसिडिक बेसिक तो मैंने आपको बता दिया। अभी न्यूट्रल, एक तो होता है CO कार्बोनिल, एक तो होता है N2O NO, H2O भी आप लिख सकते हो न्यूट्रल। लेकिन ये तीन जो हैं ये आपको पता होना चाहिए, CO N2O NO ये न्यूट्रल है। तो दे आर न्यूट्रल, ये आपको याद रखना है, ये न्यूट्रल होते हैं। अभी एम्फोटेरिक में आपको बताता हूँ, लेकिन ये क्या है, ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स में हम देख रहे हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। एम्फोटेरिक होता है एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड एज वेल एज बेस दोनों तरह से बिहेव करें। तो इसमें आपको याद रखना है, देखो ये तो इनको अच्छे से देखो थोड़ा, ये Cr2O3 ये +3 में आना चाहिए, ये SnO2 ऑक्सीजन +2 में, तो ये आ जाएगा। तो इसको आप याद रख सकते हो। देखो जनाबे आली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया
करो। जनाबे आली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो। इसमें क्रोमियम +3 में, क्योंकि ऑक्सीजन नॉर्मली -2, तो ये 3 × -2 -6 हो गया, तो ये 3 में आ जाएगा, क्रोमियम +3, तो ये +3 वाला एम्फोटेरिक में आता है। तो ये आपको याद रखना है, जनाबे अली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो। तो ये आपको याद रखना है, जनाबे अली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो। न्यूट्रल कौन कौन सा है? CO, NO, N2O और H2O, दे आर न्यूट्रल। और जनाबे अली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो, डेट आर एम्फोटेरिक, ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड। तो ये भी आपको मैंने लिखा दिए। अभी हम देखेंगे कि डी ब्लॉक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वहाँ पर एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक में हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे। पहले आप इसको पॉज करो, नोट करो। मैं आपको डी ब्लॉक का भी यहीं लिखा देता हूँ। देखो, फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये क्या करते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। ये भी आपको आगे पता चलेगा, वैसे मैंने पीछे भी जब स्टार्ट किया था तब भी बताया था। शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते, देखो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको दिखाता हूँ। देखो कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट है। +1, +2, +3, +4, ये 5, +6, +7, +8। अब यहाँ पर आपको एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक बताना है। देखो, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा, मतलब जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, मान लो जितने इलेक्ट्रॉन उसने रिलीज़ किए, उतना प्रोटॉन का नंबर बढ़ा, उतना वो शेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। शेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि यही तो डेफिनेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। एसिडिक नेचर तो उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, उतना ही तो उसको, नॉन मेटल क्या चाहते हैं? इलेक्ट्रॉन उनको मिले, तो उतना एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा वो एसिडिक। तो एसिडिक कौन सा आपको दिखता है, कौन सा होना चाहिए? बीच वाला जो है ना +4, ये एम्फोटेरिक होगा, ये एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मैंने आपको बता दिया, एम्फोटेरिक मतलब जो एसिड एज वेल एज बेस दोनों तरह है। एम्फोटेरिक। अब आता है एम्फोटेरिक मतलब जो एसिड एज वेल एज बेस दोनों तरह से बिहेव करे। अब आता है 5, 6, 7, 8। यहाँ से आपको क्या पता चलता है? ये आपको लिंक करते हुए मैंने बताया, ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा, एसिडिक नेचर उतना ज़्यादा। तो ये एसिडिक होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, तो ये एसिडिक। बचा क्या? बेसिक, तो ये बेसिक। तो बच्चे यहाँ रट्टा लगाते हैं, यहाँ रट्टा नहीं लगाना, यहाँ पर दिमाग से खेलना है। आप ये भी आसानी से निकाल पाओगे। फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं। लेकिन इसमें जनाबे अली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो में हमने क्या देखा था? Zn+2 और Cr2O3, ये क्या थे? एम्फोटेरिक। ये आपको समझना है, क्योंकि ये +3 में था, ये +3 में है। तो 2 और 3 हमने बेसिक बताया, लेकिन ये एम्फोटेरिक है, जिंक और Cr2O3। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। ये 2 एप्लीकेशंस हमारी ख़त्म। अब तीसरी आती है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं परसेंट आयनिक करेक्टर। परसेंट IC में लिख रहा हूँ, आयनिक करेक्टर आप लिख लेना। परसेंट आयनिक करेक्टर, ये इसको देखना है।
इसको आपको निकालना है। किसको? परसेंट आयनिक कैरेक्टर। अब हम देखेंगे। परसेंट आयनिक कैरेक्टर आप कैसे निकालते हो? देखो, परसेंट, इसको हम लिखते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि दो बराबर आ जाएं। यहीं पे लिख देते हैं ऊपर। परसेंट आयनिक कैरेक्टर होता है हमारे पास 16 इंटू डेल्टा ई एन प्लस 3.5 इंटू डेल्टा ई एन का होल स्क्वायर। 16 इंटू डेल्टा ई एन प्लस 3.5 इंटू डेल्टा ई एन का होल स्क्वायर। डेल्टा ई एन आप लिख सकते हो काई है ना, तो मान लो काई बी ज़्यादा है तो काई बी माइनस काई ए, ये है आपका। इसी यहाँ पर काई बी माइनस काई ए का होल स्क्वायर, ये आता है आपका परसेंट आयनिक कैरेक्टर। तो 16 इंटू डेल्टा ई एन आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दिया होगा और आपको निकालना है, वो भी आपको आसानी से आएगा। तो ये इसके ऊपर वैसे मैं आपको सवाल भी दे सकता हूँ। से यहाँ पर देखो x है और y है, इसकी 3.8 दे रखी है, इसकी 1.8 दे रखी है। आपको क्या फाइंड करना है? ये क्वेश्चन है, फाइंड परसेंट आयनिक कैरेक्टर ऑफ एक्स वाई। निकालो, फॉर्मूला लगाओ। क्या लगाना है? 16 इंटू डेल्टा ई एन। डेल्टा ई एन मतलब चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। कितना है? 3.8 में से 1.8 निकालो, 2 डेल्टा ई एन का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 16 दूनी 32, 32 प्लस ये आ गया 4, ऐसे आप इसको कर सकते हो। जैसे 35, 5 4 ज़ा 20, एक 140, ये 14 आएगा। तो 32 प्लस 14 कितना आ जाएगा? 30, 40, 46। ये हमने क्या निकाला? परसेंट आयनिक कैरेक्टर। ये क्या निकला है? परसेंट आयनिक कैरेक्टर। पॉज करो, नोट करो इसको जल्दी से। अब आता है हमारा चौथा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इन हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आपको निकालना होता है। जैसे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, BL में लिख रहा हूँ, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ ये भी लिख सकते हो। तो DAB में लिख रहा हूँ, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल में लिख रहे हैं ना, तो वो होगा रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B माइनस 0.09 इंटू डेल्टा ई एन। ये होगा आपका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर एक चीज़ आता है कि रेडियस A का निकालो। तो पूरा एक एटम ये होगा, ये इसका डायमीटर है, ये रेडियस होगा। तो DAA, तो ये क्या आएगा? DAA डिवाइडेड बाई 2, ये A का आएगा। ये पूरा है ना A का, तो DAA डिवाइडेड बाई 2, हाफ डायमीटर का हाफ रेडियस पहुँचेंगे हम। वैसे ही
रेडियस ऑफ बी आप कैसे निकाल सकते हो, रेडियस ऑफ बी इज इक्वल टू डी, बी का निकालना है ना, तो बी बी डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ रेडियस ऑफ बी। यहाँ से आप रेडियस ऑफ बी भी निकाल सकते हो आसानी से। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ डाउट इसके अंदर रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, और अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है तो इस लेक्चर को आप दोबारा से देखो। आज हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी फिनिश कर दिया है। कल अब हम देखेंगे कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर जो टेबल्स थे, पीरियोडिक क्लास, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, टेलुरिक हेलिक्स, अच्छा कुछ मेटल्स, मेटेलॉइड्स दिए हैं एनसीईआरटी के अंदर, वो भी हम अच्छे से देखेंगे। एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट हम करेंगे, तो अच्छे से इसको समझना, क्योंकि मैं लीक करते हुए पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से इसको समझना। थैंक यू सो मच।